ऋषिका एक बेहद अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट और फ्रीडम के लिए वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में जॉब करने के लिए शिफ्ट हो जाती है। ऋषिका नेल्लोर में ही एक बहुत ज़्यादा लेविश फ्लैट में शिफ्ट होती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसी फ्लैट में उसी के साथ रह रही है एक जली हुई लाश। हे एवरीवन, हमारी आज की स्टोरी ऋषिका की है। ऋषिका आंध्रा के नेल्लोर सिटी में जॉब करती है। वो एक टेक कंपनी में जॉब करती है। वैसे तो वो एलुरू में रहती थी, लेकिन जॉब के चलते उसको नेल्लोर में शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, ऋषिका काफ़ी ज़्यादा अमीर बैकग्राउंड से आती है, तो नेल्लोर में भी उसने अपने लिए जो घर लिया हुआ था, जो फ्लैट लिया हुआ था, वो बहुत लेविश था। एक सी फेसिंग फ्लैट था, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि वो कितनी अमीर होगी। ऋषिका के घर में उसका एक छोटा भाई था और उसके मॉम एंड डैड थे। ऋषिका ने ये जॉब सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करी थी, बिकॉज उसके खुद के शहर में जितने भी दोस्त थे वो सब यहाँ वहाँ बिखर गए थे और आधे से ज़्यादा दोस्त उसके नेल्लोर में आ चुके थे। और दूसरी बात कि उसके घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी थी, और इन सब के चलते वो सोचती है कि क्यों ना मैं जॉब के बहाने बाहर चले जाती हूँ, छोटी मोटी जॉब भी कर लूँगी और साथ में बाहर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय भी कर सकती हूँ। और इसी तरीके से ऋषिका नेल्लोर में शिफ्ट हो गई। स्टार्टिंग के कुछ दिन उसकी मम्मी भी उसके साथ रहती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि ऋषिका घर से बाहर आई थी और उन्हें घर भी अरेंज करना था, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपनी मम्मी को साथ ही लेकर आ गई थी। ऋषिका की जो मम्मी है वो तिरुपति जी की बहुत बड़ी डिवोटी है। इनफैक्ट ऋषिका की मम्मी नहीं, उसका पूरा परिवार ही तिरुपति जी को बहुत मानता है। इसलिए ऋषिका के मेन हॉल में भी तिरुपति जी की एक बड़ी सी 3D फ्रेम लगा दी गई थी। और जब मम्मी घर वापस जाने लगी तो ऋषिका को तिरुपति जी का एक लॉकेट भी दिया था, जो कि ऋषिका को नेगेटिव एनर्जीज और बुरी नज़र से बचाता। ऋषिका काफ़ी चुलबुली टाइप की लड़की थी। उसके ऑफिस में काफ़ी अच्छे खासे दोस्त भी बन चुके थे। उसकी मम्मी के जाते ही उसने अपने सारे दोस्तों को घर बुलाया और पार्टी होस्ट करी। अब ऋषिका के पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, तो पार्टी काफ़ी बड़ी और काफ़ी लेविश थी। अब ये पार्टी करीबन 2 बजे तक चलती है और 2 बजे के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब एक एक करके सब जाने लगे और फ्लैट खाली हो गया तो ऋषिका भी बहुत नशे में थी, तो वो भी सीधा जाकर अपने बेड में पड़कर सो जाती है। अब ऋषिका का जो रूम था उसकी बालकनी वाले एरिया में वॉल नहीं थी, वो क्योंकि वहाँ पे पूरा शीशा जिससे आपको बाहर का सी दिखता था। तो ऋषिका जब भी सोती थी तो वो वहाँ पर जो मिरर था उधर कर्टेन लगा देती थी, जिससे बाहर का नहीं देख पाए। और बाहर से वैसे तो लोग नहीं देख पाते, क्योंकि ये वाले जो मिरर होते हैं इससे आप अंदर से बाहर तो देख सकते हो, लेकिन बाहर से लोग अंदर नहीं देख सकते। अब ऋषिका सो रही है, वो ऑलरेडी काफ़ी नशे में है, और जब वो सो रही है तो उसे ना कुछ मरमरिंग सी आवाज़ सी आती है। ऋषिका इतने नशे में थी कि वो उठी भी नहीं, उसने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करा, बस हल्की सी आंख खोली। और जब आंख खोली तो जो उसी के रूम में जो शीशा था उसके पास उसको एक ब्लैक कलर की शैडो दिखाई देती है। ऋषिका उस ब्लैक शैडो को देखती तो है, लेकिन वो इतने नशे में होती है कि उसे ढंग से शायद समझ ही नहीं आता, और वो वापस ऐसे आंख बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच था, ऋषिका इतने नशे में होने के बावजूद भी सो नहीं पा रही थी। उसने आंख बंद करी हुई है, वो लेटी हुई है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। आसपास की हर चीज़ों पर उसका ध्यान जा रहा था। तभी ऋषिका को फील होता है कि कुछ ठंडा सा उसके पैर में लग रहा है। वो उठती तो नहीं, बस किसी तरीके से अपना पैर को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। इसके बाद वापस से ऋषिका जब वो सी साइड अपने विंडो वाली साइड देखती है तो वापस से उसको वहीं पर ब्लैक शैडो दिखाई देती है। अब ऋषिका हल्की से उठकर ध्यान से वहाँ देखने लगती है। तब जब वो ध्यान से देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, और अगले ही सेकंड ऋषिका को नींद कब आ गई, उसकी आंख कब लग गई, उसे याद ही नहीं है। और फिर उसकी आंख सीधा अगली सुबह खुलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऋषिका उठती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी पेन था। पहले तो उसे लगा नशे की वजह से है, बट उसने सोचा कि नशे की वजह से बॉडी में पेन, वो किसी तरीके से उठती है और पानी पीती है बालकनी के पास खड़ी होकर। तभी एकदम से उसके दिमाग में वो शैडो वाली याद आ जाती है। वो सोचती है कि जब मैंने यहाँ रात को देखा था तो कुछ तो दिखा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसको किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई तेजी में सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। उसे लगता है कि शायद उसके कुक या फिर कोई हेल्पर आए होंगे, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो बस कैजुअली अपना फ्रेशन अप होकर बाहर आती है तो देखती है कि घर में तो कोई भी नहीं था उस वक्त। वो कंफ्यूज हो जाती है कि अगर कोई आया नहीं तो वो फुटस्टेप्स की आवाज़ किसकी थी। तभी उसकी नज़र मेन हॉल पर जाती है और वो देखती है कि जो तिरुपति जी की फ़ोटो फ्रेम थी वो नीचे गिरकर 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। अब पहले तो वो सोचती है कि शायद रात में लोग पार्टी करते करते किसी ने गिरा दी होगी, वैसे भी सब नशे में थे, किसी को कुछ याद भी नहीं होगा। बट ऋषिका फिर भी सोचती है कि फिर भी सबसे आखिरी में तो मैंने ही दरवाज़ा बंद करा था सबके जाने के बाद, और अगर ये ऐसे नीचे टूट कर गिरी रहती तो मुझे तो दिखती, मुझे तो याद होता, लेकिन मुझे ये सब याद क्यों नहीं है।
ये कब हुआ, कैसे हुआ। और दूसरी बात ये थी कि ये जो फ़ोटो थी ये काफ़ी ऊपर थी हाइट में। किसी भी नॉर्मल इंसान ने अगर हाथ भी ऐसे करा तो शायद उसका हल्का सा ही फ़ोटो में लग पाएगा हाथ। ये फिंगर की टिप इतनी ऊपर इस फ़ोटो को लटका के रखा था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने वो पूरी फ़ोटो फ्रेम ऐसे धक्के से नीचे गिरा दी। अब ऋषिका ये सब सोच ही रही है कि तभी उसके पास वहाँ पर हेल्पर्स और कुक आ जाते हैं। अब जब वो कुक और हेल्पर्स आते हैं तो वो भी फ़ोटो फ्रेम को देखते हैं और वो भी ऋषिका से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। ऋषिका ज़्यादा कुछ उसके पास जवाब भी नहीं था, तो बोलती है कि पता नहीं, एक काम करो, इसे अच्छे से रैप करके अच्छे से एक जगह रख दो। और ये बोलकर ऋषिका अपने ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है। वो अपना मेकअप का सामान जैसे ही ओपन करती है तो शॉक्ड रह जाती है। उसकी आई शेडो पैलेट्स वगैरह सब कुछ टूटे पड़े थे, लिपस्टिक मैश हो रखी थी और वो बहुत हैरान है कि ये कैसे हुआ, ये किसने करा। एक मिनट के लिए वो मान सकती थी कि जिसमें उसने सब चीज़ें रखी थी वो शायद नीचे गिर गया हो, लेकिन जो लिपस्टिक एकदम मैश हुई पड़ी थी उसका क्या। अब ऋषिका एक जगह बैठ गई और सोच रही है कि आखिर ये किसने करा। और सोचते सोचते ऋषिका जोन आउट हो जाती है और तभी उसके कान में वापस से वो मरमरिंग सी वो फुसफुसाहट में आवाज़ सी सुनाई देती है। वही सेम आवाज़ जो रात को ऋषिका को अपने रूम में सुनाई दे रही थी। वो एकदम से उठकर चारों तरफ देखने लगती है। उसके आसपास कोई भी नहीं था। इस पॉइंट पर ऋषिका के सर में अजीब सी दर्द होने लगती है, लाइक जैसे कि कोई उसके सर में ठक ठक करके मार रहा हो। अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी कुक आती है उससे खाना पूछने के लिए। अब कुक ऋषिका को ऐसे सर पकड़े हुए देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो ऋषिका बोलती है कुछ नहीं, बस कल रात का हैंगओवर है, एक काम करो तुम मेरे लिए लेमन टी ले आओ। और कुक सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर तक ऋषिका वहीं बैठी रहती है और फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है। उसका जो दरवाज़ा है धीरे से खुलता है। उसको लगता है कि शायद कुक को बोला था लेमन टी लाने के लिए, तो शायद वो आई होगी। और वो पीछे देखती भी नहीं, उसके सामने एक कप सा ऐसे आता है तो वो सीधा कप को उठा लेती है और चाय पीने लग जाती है। वो पीछे देखती नहीं मुड़कर कि कुक है, कौन लेकर आए, कुछ भी नहीं। अब ऋषिका ने जैसे ही चाय उठाई ही थी कि तभी उसका जो फ़ोन था उस पर कॉल आने लग जाती है। क्योंकि वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो उसके दोस्त पूछ रहे थे कि तू अभी तक आई क्यों नहीं। जैसे वो अपना कॉल उठाने के लिए जाती है तभी पीछे से वापस से दरवाज़ा खुलता है और अब एकदम से दरवाज़ा खुला तो ऋषिका भी हैरान हो गई कि अब कौन आ गया। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो इस बार पीछे कुक खड़ी थी और कुक के हाथ में चाय थी। और वो कुक को पूछती है कि तुम वापस से चाय क्यों लेकर आई हो। और तब वो बोलती है कि वापस से मतलब मैं तो अभी बना कर ही लेकर आई हूँ, मैं कहाँ वापस से लेकर आई। और अब ऋषिका सोचती है कि एक मिनट, मैंने तो अभी जस्ट चाय ली थी ना, अपनी कप लिया था। अब वो अपने रूम में चारों तरफ देख रही है लेकिन वो कप उसे कहीं दिख नहीं रहा जो उसने अभी जस्ट टेबल पे रखा हुआ था। वो उसे समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। अभी तो जस्ट मुझे चाय सर्व कर ही गई थी, तो आखिर वो कप कहाँ चला गया। और ये कुक बोल रही है कि अभी तक आई ही नहीं थी, तो इससे पहले कौन आया था। अब यहाँ पर ऋषिका एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि उसको ये सब नशे की वजह से हो रहा है, शायद नशा अभी तक उतरा नहीं है या फिर बात कुछ और ही है। इस वक्त पर ऋषिका ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, तो जो कुक उसके लिए चाय लेकर आई थी वो जल्दी से पीती और वापस से सोने के लिए चली जाती है, ये सोचकर कि थोड़ी देर वो सो लेगी तो उसको आराम मिलेगा। ऋषिका बेड के ऊपर लेटी तो है लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आंखें बंद करती तो भी उसके कान बिल्कुल अलर्ट थे, जैसे कोई उसको सुन रहा हो। बाहर के सी की वेव्स की आवाज़ नॉर्मली उसे काम करती थी, पर आज वही आवाज़ उसके दिमाग के अंदर तक घुस रही थी। वो बस लेटी हुई थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। तभी उसे अगेन किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो उठकर देखने की कोशिश करती है, बट इस पॉइंट पर ऋषिका की बॉडी हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे कि मानो उसकी बॉडी को किसी ने बेड से चिपका दिया हो। वो काफ़ी कोशिश करती है। ऋषिका ने बताया कि ये चीज़ उसके लिए इतनी ट्रॉमेटाइजिंग थी कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। उसने बताया कि उसने हर वो कोशिश करी उठने की जो वो कर सकती थी, बट उसकी बॉडी का तो 1 इंच तक नहीं हिला। ऋषिका बस उठने के लिए कैसे तो कोशिश कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका नाम किसी ने चिल्लाया है। उसको लगता है शायद वो हेल्पर्स होंगे जो ऋषिका को बुला रहे हैं। तो ऋषिका मुंह से उनको बुलाने की कोशिश कर रही है, उनको पुकारने की कोशिश कर रही है हेल्प के लिए, लेकिन ना तो ऋषिका हिल पा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो बस तड़प रही थी। और तभी ऋषिका ने जो तिरुपति जी का लॉकेट पहना हुआ था वो भी इतना गर्म हो गया कि ऋषिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा उसकी जस्ट ऐसे बॉडी पे लगा दिया हो। और उसी के चलते एकदम चिल्लाते हुए ऋषिका ऐसे एकदम खड़ी सी हो जाती है, लाइक बैठती भी नहीं है, सीधा बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है।
इसके बाद ऋषिका ज़ोर ज़ोर से हाफने लग जाती है। वो तुरंत भागते हुए रूम को छोड़ती है, रूम से बाहर आती है और चिल्लाने लग जाती है, हेल्प मांगती है। लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि उसका पूरा घर खाली था। वहाँ पे ना तो कोई हेल्पर्स थे, ना ही कोई कुक थी, ना ही कोई भी नहीं था उसके घर में। वो अकेली थी पूरे घर में। वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सब लोग गए तो गए कहाँ। और तभी उसकी नज़र हॉल में गिरी हुई फ्रेम पर जाती है। वो अभी भी वैसी ही टूटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी जैसा उसने सुबह देखा था। लेकिन उसको तो याद था कि उसने हेल्पर्स को बोला था कि फ्रेम को अच्छे से रैप करके स्टोर रूम में रख दो। और उसने सिर्फ बोला नहीं था, बल्कि उसने अपने आँखों से देखा था जो हेल्पर्स थे वो उस पूरी फ्रेम को अच्छे से रैप करके स्टोर रूम में ले जा रहे थे। और अगर वो हेल्पर्स स्टोर रूम में वो पूरी फ्रेम रख के आ चुके हैं तो वापस से इसी जगह पर, इसी पॉइंट पे वो फ्रेम सेम तरीके से टूटी हुई पड़ी कैसे है। ऋषिका एकदम परेशान हो जाती है। तभी उसको किसी के पायल की आवाज़ आती है। ऋषिका को लगता है शायद पीछे उसकी कुक होगी, और वो अपनी कुक को देखने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसके सामने जो था वो मंजर, वो पूरा नज़ारा देखकर तो मानो 2 सेकंड के लिए ऋषिका की आत्मा भी उसकी बॉडी छोड़ के चली गई थी। क्योंकि उसके सामने एक औरत थी जिसने प्रॉपर कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी। वो एक दुल्हन की तरह लग रही थी, लेकिन जो वर्स्ट चीज़ थी वो था उसका चेहरा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। ऋषिका तो मानो पूरी फ्रीज हो चुकी थी। वो औरत सामने से आती है और फिर ऋषिका के रूम में चली जाती है। ऋषिका उस औरत के सामने ही खड़ी थी, लेकिन वो औरत ऋषिका की तरफ देखती तक नहीं। वो बस आई और सीधा ऋषिका के रूम में चली गई, जैसे कि मानो उसके लिए ऋषिका वहां पर मौजूद ही नहीं है। इस टाइम पर ऋषिका इतनी डरी हुई थी कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। शी वॉज शिवरिंग। ऋषिका बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर से बाहर भागती है। जैसे वो बाहर भागती है, वो सीधा एक औरत से टकराती है, और जिससे वो टकराती है वो होती है ऋषिका की कुक। वो कहती है कि अरे दीदी, आप ऑफिस नहीं गए? माफ़ करना, आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और ऋषिका की तो आंखें फटी की फटी रह गई है कि ये क्या चल रहा है। अगर कुक अभी यहाँ पर है और वो कह रही है कि अभी तक वो आई ही नहीं, तो सुबह से जिसके साथ मैं बातें कर रही थी वो कौन था? ऋषिका एकदम शॉक्ड होकर कुक को देख रही थी। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। तभी कुक की नज़र ऋषिका के गर्दन पे पड़ती है, जहां पर जलने के मार्क्स हो गए थे। कुक तुरंत ऋषिका को बोलती है कि दीदी, यहाँ पर ये कैसे निशान है? ऋषिका भी जब देखती है तो उसे भी समझ नहीं आता कि भाई ये निशान कब आए। और तब उसे याद आता है कि जब वो सो रही थी तो एक समय ऐसा आया था जब उसका लॉकेट ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गर्म लोहा हो। अब ऋषिका को समझ आ गया कि वो निशान तो लॉकेट की वजह से है, लेकिन वो अब कुक को क्या समझाए। उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी रीज़न नहीं था। ऋषिका अब डर के मारे रोने लगती है और कुक को एक एक करके सारी बात बताती है। अब ऋषिका यहाँ पर रोते रोते कुक को सारी बात बता रही है, और कुक को ऐसा लग रहा है कि शायद कल रात को ऋषिका ने बहुत ज़्यादा नशे कर लिया है और इसलिए वो ये अंट शंट बातें कर रही है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, दारू नशे मत किया करो। देखो, कोई भी आप पे भरोसा नहीं करता, मत किया करो। अब कुक ऋषिका को समझा रही है कि दीदी देखो, जो भी आपने देखा वो सब आपका वहम है, ये नशे आप मत क्या करो। देखो, जो ये सब आपको दिख रहा है ना, जो ये सब लग रहा है रात से, वो सब कुछ नहीं है, वो बस वहम है। और यहाँ पर ऋषिका कॉन्टिन्यूसली रोए जा रही है। वो कुक की एक भी बात नहीं सुन रही। अब जो कुक होती है वो ऋषिका को अंदर ले जाती है कि दीदी आओ, आप मेरे साथ आओ, देखो कुछ भी नहीं है ऐसा, देखो हम साथ चलते हैं। और जैसे ये दोनों साथ में एंटर करे, कुक ने जब वो पूरे घर की हालत देखी तो ऋषिका जितनी डरी हुई थी उससे ज़्यादा कुक डर जाती है। क्योंकि कुक देखती है कि पूरे घर में कचरा ही कचरा, सब कुछ यहाँ वहाँ फेंका पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था बाहर से कोई लोग कचरा लेकर आया है गंदा सा, और ऋषिका के पूरे हॉल में, पूरे रूम में वो फैला दिया है। ऋषिका ने कल रात पार्टीज में जो बॉटल्स यूज़ करी थी वो डस्टबिन में फेंकी थी, लेकिन अब वो सब कुछ गिरे पड़े थे। लेकिन अब वही सारी बोतलें, सारे कांच के टुकड़े उसके हॉल में गिरे हुए थे। अब ऋषिका कुक को बोलती है कि मैंने कल सब कुछ साफ सफाई करी थी, मैंने सब कुछ डस्टबिन में डाला था, पता नहीं ये सब यहाँ कैसे गिरा हुआ है। और कुक बोलती है कि कोई नहीं दीदी, आप जाओ, आप रेस्ट करो, मैं सब कुछ साफ करती हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है दोस्तों कि कुक की गंदी हालत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हॉन्टेड है। उसकी हालत इसलिए गंदी हुई थी क्योंकि अब उसे पता था कि हेल्पर्स तो नहीं है, तो ये सारी साफ सफाई भी अब कुक को करनी पड़ेगी। और इसीलिए ऋषिका से ज़्यादा गंदी हालत कुक की थी। अब यहाँ पर ऋषिका ना धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जा रही है, और तभी उसे वो बात याद आती है कि सुबह जो लेडी उसने देखी थी वो भी उसी के रूम की तरफ गई थी। अब यहाँ पर ऋषिका कांप भी रही है, डर भी रही है, और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जा रही है, खुद को ये कन्विंस करते हुए
कि उसने जो सब भी देखा है, उसने जो सब भी फील करा है, वो शायद नशे की वजह से था। असली में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही सोचते सोचते ऋषिका धीरे धीरे अपनी रूम के अंदर जा रही है। वो रूम एंटर ही करती उससे पहले ही उसको अपनी ही कुक की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, ऋषिका दौड़ते हुए कुक के पास जाती है और वो देखती है जो उसका गैस बर्नर था वो पूरा जल रहा था और नीचे कुक बार बार गैस को बंद कर रही है, बार बार बंद कर रही है, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा। लिटरली वो पूरा बंद ही नहीं हो रहा। आप क्या कर सकते हो गैस को बंद करने के लिए? स्टोव बंद कर दो, सब कुछ। आप नीचे से पाइप जो होती है वो हटा दो, सब कुछ कर सकते हो। वो सब कुक कर रही थी, लेकिन फिर भी आग जल रही थी। और इस पॉइंट पर ऋषिका को उसकी मम्मी की कॉल आती है। जैसे वो फ़ोन उठाती है, उसकी मम्मी बोलती है कि तुरंत अपने फ्लैट को छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। ऋषिका भी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, सीधा पकड़ती है अपनी कुक का हाथ। कुक चिल्ला रही है कि अरे दीदी वो गैस, अरे दीदी गैस करके, लेकिन ऋषिका कुछ नहीं सुन रही। सीधा उसका हाथ पकड़ के बस बाहर तक जाती है। जैसे ही ऋषिका और वो कुक फ्लैट के बाहर जाते हैं, ऋषिका एक बार मुड़कर पीछे की साइड देखती है और तब उसे वो औरत दिखाई देती है। उस मेन हॉल के कोने में खड़ी हुई वो औरत सीधा ऋषिका को घूर रही थी। इस टाइम पर ऋषिका को इतना डर लगा कि वो बेहोश हो जाती है और फिर उसको होश 3 दिन बाद आता है। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पे थी और फिर वहाँ पर ऋषिका को उसके फ्लैट की सच्चाई पता चलती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसकी मम्मी को ये सब कैसे पता चला, क्योंकि वही थी लास्ट जिसने ऋषिका को सीधा कॉल करके वार्न करा था कि तुरंत इस फ्लैट को छोड़ दो। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब ऋषिका और उसकी मम्मी उस फ्लैट में रह रहे थे तो ऋषिका की मम्मी को ना बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती थी, बहुत गंदी वाइब आती थी। पहले तो उन्हें लगा कि नई जगह में आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, बेटी भी इतनी दूर रहने आई है, हमसे अलग रहने आई है, तो इसलिए थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी नेगेटिव वाइब है। लेकिन ये ऐसा नहीं था। ऋषिका की मम्मी को समझ आ रहा था कि एक अजीब लगना अलग चीज़ होती है और एकदम नेगेटिव ऑरा, जो एक नेगेटिव वाइब होती है, वो फील करना अलग चीज़ होती है। और इसलिए ऋषिका की मम्मी जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है तो ऋषिका की मम्मी ऋषिका के घर से थोड़ा सा चावल अपने साथ रख लेती है और जब वापस आती है तो जो इनके पंडित होते हैं उनको ये चावल दिखाती हैं। अब कई जगह ऐसा होता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि जो जैसे कहीं काला जादू करा हो या फिर किसी घर को कोई घर कर्स्ड हो या फिर वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हो तो वहाँ की चीज़ें ले आते हैं और फिर जब अपने पंडित को देते हैं तो पंडित कुछ रिचुअल परफॉर्म करके बता सकते हैं कि ये जहाँ से आया है, ये चावल जहाँ से आए हैं वो जगह शापित है, उस जगह पर काला जादू करा है या फिर वो एकदम नॉर्मल है। तो जब उसकी मम्मी भी चावल लेकर आई थी, उन्होंने अपने पंडित को दिखाया तो पंडित ने तुरंत बता दिया कि जिस घर से आप ये चावल लेकर आए हो उसी घर में कुछ महीनों पहले एक औरत की जलकर मौत हुई है, बल्कि आज भी उस घर में उस औरत की आत्मा भटकती है। अब जब तक उस घर में ऋषिका के साथ उसकी मम्मी थी तब तक वो आत्मा कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि ऋषिका की मम्मी बहुत स्पिरिचुअली मतलब बहुत ऊपर थी। उनको ऐसा समझ लो कि उनको खुद देवता प्रोटेक्ट कर रहे थे और जब तक वो अपनी बेटी के साथ थी तब तक पूरे घर में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी चले जाती है, ऋषिका अकेली पड़ जाती है, तभी से ही वो आत्मा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो फिर ये सारी चीज़ें करने लग जाती है। और सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? वो था उस आत्मा का मोटिव। वो आत्मा जिस तरीके से जलकर मरी थी वो चाहती थी कि ऋषिका के साथ भी सेम ऐसा ही हो, इसलिए उस रात को उसका लॉकेट इतना ज़्यादा गर्म हो गया था और अगली सुबह उसकी गैस खुद जलने लगी थी। ये थी दोस्तों ऋषिका की कहानी। ऋषिका का बताना है कि उसने ऑफिस नहीं छोड़ा बल्कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी। इस बार उसकी दोस्त जहाँ रहती थी वो उसी के साथ शिफ्ट हो गई थी। उसका बताना है कि लेविश फ्लैट, बहुत अमीरों वाले फ्लैट में भी अकेला रहना बहुत ज़्यादा लोनली फील कराता है और वहीं पर कोई छोटा सा भी फ्लैट हो लेकिन अगर आपके दोस्त आपके साथ हो तो आप वहाँ पर भी बहुत इंजॉय करते हो। इस समय पर ऋषिका अभी भी उसी ऑफिस में है, अभी भी अपने दोस्तों के साथ है और अच्छी खासी लाइफ जी रही है। ऋषिका ने ये सारी कहानी अपने दोस्तों को भी बताई थी तो उसके दोस्त भी कोई तो बहुत डेयरिंग बनता है कि वाह चल के एक बार देखते हैं ना कि अभी भी वहीं होगी कि नहीं होगी, चल के देखते हैं। लेकिन ऋषिका वहाँ कभी भी नहीं जाती, क्योंकि जिसने नहीं देखा होता वो शेर बनता है और जिसने ये सब चीज़ें देखी होती है, एक्सपीरियंस करी होती है, वो समझदार होता है। उसे पता है कि ऐसी जगह कभी मत जाना जहाँ पर आपके लिए खतरा हो। इन सारी चीज़ों से कभी पंगे नहीं लेने चाहिए और ये जानबूझकर शेर बनने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी ऋषिका की कहानी। ये थी एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी मौत जलकर हुई थी और आज भी उसकी आत्मा उसी जगह पर ट्रैप्ड है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।